अंडे में नहीं होता है अंडा, यही है अल्टीमेट अंडे का फंडा। समझ रहे हो? तो एक्चुअली बायोलॉजिकल एग इज मच डिफरेंट देन इंग्लिश एग। ओके, तो बायोलॉजिकल एग का मतलब क्या है? वहां कोई बायोलॉजिकल एग मतलब क्या होता है? ओवम। बट बायोलॉजिकल है ये। बट अंडे में ओवम होता ही नहीं है, अंडे में तो बेबी है। ओके, तो यस सर। बिकॉज बेसिकली जो ओविपेरस एग है, स्पेशली जो शेल्ड एग्स हैं, फॉरगेट दी फिश एग्स एंड ऑल, जो शेल्ड एग्स है उसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो माँ ने क्या किया? दिस इज द बेटर वे ऑफ टीचिंग इट इज, सपोज वी आर टीचिंग स्टूडेंट्स, तो नाउ सपोज यू आर गोइंग टू स्कूल, so how many hours it will take to see your mother after going to school? 8 माने आप hours minimum. 8 hours। तो इसलिए आप 8 घंटे में आपके मम्मी से दोबारा मिलेंगे, तो इसीलिए आप खाना पीना अकॉर्डिंगली लेकर जाते हो। मम्मी पैक्स अ टिफिन फॉर यू एंड यू गो। तो आप खाना खा कर गए, ओके, 4 घंटा वो रहेगा, फिर 4 घंटे के बाद टिफिन ब्रेक होगा, तो आप टिफिन खा लेंगे, फिर आप 4 घंटे बाद फिर भूख लगेगा, तब तक आप घर में होंगे। अंडरस्टूड? सो दिस इज द केस। बट ओके, बट अब सपोज एक हॉस्टलाइट है, ओके, सपोज एक हॉस्टलाइट है, तो वो कब अपने मदर से दोबारा मिलेगा? 2 महीने, 1 महीने के बाद। सपोज 5 वंस 6 इन थ्री महीने के मंथ्स बाद हाँ, प्राइम 40 हाँ सुपर 40 में तो 6 महीने के बाद। एंड हाँ छुट्टी जब मिले। जनरली हाँ, तो जनरली सपोज लेट अस अज्यूम 3 दिन का छुट्टी है, ओके, क्या 3 महीने के बाद छुट्टी होगा, तो वो छुट्टी छुट्टी में मिलेंगे। तो अब उसका मम्मी भी तो उसके बच्चे के लिए टिफिन पैक करेगी कि नहीं? यस सर। नाउ अब सपोज संदीप सिंह, आप क्या खाना लेकर जाते हो टिफिन में? सर ऐसे आलू पराठा या कुछ। आलू पराठा ले लेते हो, मैंने हाउ मेनी ग्राम्स यू टेक फॉर टिफिन? 200 ग्राम्स होगा। हैं? वो तो एक आलू पराठा 200 ग्राम हो जाएगा। हाँ सर, 1 या 2 हो लेता हूँ। हाँ चलो ठीक है। अब सपोज आप आधा किलो फूड आप 200 ग्राम्स लेकर गए फॉर 8 आवर्स, तो 24 घंटे के लिए वो 600 ग्राम हो जाएगा या 1 किलो? नहीं नहीं नहीं, यस सर। 24 घंटे मैंने 4 4 घंटे का ब्रेक है ना, तो मैं खाई की गल, फिर आपने टिफिन खाया, फिर आके घर में खाए, तो आपका सपोज मील का इंटरवल 4 आवर है, तो उस बच्चे का मील का इंटरवल क्या हो जाएगा? वो भी सपोज 4 आवर ले लेते हैं, तो अब तो उसको कितना मील खाना है? 6 मील। 6 महीने। 24 डिवाइडेड बाई 6 इज 4, 4 इज 6, तो 6 मील यस। इंटू 200 ग्राम इज 1.25 किलो, 1.2 किलो। यस सर। तो उसको पकापकी 1 किलो फूड लेकर आना है। सपोज उसका मम्मी ने उसे 1 किलो का फूड पर डे दे दिया, खाओ। नाउ अब ये जो 1 किलो का फूड दे दिया खाओ, तो अब वो 120 किलो लाएगा यस टिफिन। सर। तो इज इट इजी टू ब्रिंग 120 किलो टिफिन या 1 ATM कार्ड? 1 वन ATM एटी कार्ड। में। 1 ATM समझ में आया? card. तो उसी तरह से यस सर। सपोज आप ह्यूमन बच्चा को ले लो, ओके, अगर आपका ह्यूमन बच्चा ऑन एन एवरेज 250 ग्राम्स खाता है फ्रॉम डे 1 टू डे एंड, वो तो वैरी होगा, हम सपोज 250 ग्राम्स लेते हैं, ओके, या 100 ग्राम ले लो, 100 ग्राम खाता है, यस सर। तो 100 ग्राम इंटू 10 इज हाउ मच? 1000 ग्राम, 1 किलो, 1000 ग्राम। 1 kg। ओके, इंटू 27, 270 दिन का प्रेगनेंसी है, 27 kg। ओके, तो आपका 27 किलो। तो अब आपको 27 किलो का बच्चा निकालना आसान है,
या 27 किलो का बच्चा निकालना आसान है ना 3 किलो का? 3 किलो का। सॉरी सॉरी 3 किलो 27 किलो का अंडा निकालना आसान है या 3 किलो का बच्चा? 3 किलो का बच्चा। तो समझ रहे हो? तो नाउ यू नो व्हाई ओविपेरी केम इनटू दी व्हाई विविपेरी केम इनटू अकॉर्डेंस। यस सर। एक्चुअली ये सब चीज आपको लॉन्ग सोचना पड़ता है, समझे? इसीलिए छोटा मोटा स्कूल क्लास में ये सब डिस्कशन नहीं हो सकता है। तो ये देख रहे हो, हम लोग अभी टॉपिक छोड़ के अपने अलग जगह भाग गए। तो बिकॉज आपको नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। तो वाई ओविपेरी, वाई विविपेरी क्यों हुआ? भाई ओविपेरी बढ़िया था, माँ को टेंशन नहीं है, वो अपना घूम रही फिर रही, बच्चा हो रहा है। बट प्रॉब्लम नंबर 1, अंडा कोई खा लेगा, तो इसलिए पेरेंटल केयर क्या हुआ? लेस है। अंडे के केस में पेरेंटल केयर लेस है। तो सब जैसे सालमन मछली मिलियंस ऑफ एग देती है, बट कोई गारंटी नहीं कि एक बच्चा वापिस आए। समझ में आया? तो इसलिए देयर इज अ लॉट ऑफ मोर्टेलिटी। इसीलिए आप देखोगे नंबर ऑफ एग्स धीरे धीरे कम हुआ जब पेरेंटल केयर बढ़ा। लाइक ऑस्ट्रिच, वो अपने बच्चों अंडे को केयर करती है, तो आप उसलिए उसका कम अंडा होता है, 20-30 अंडा होता है। जबकि सालमन मछली 27 मिलियन एग्स देता है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? सिंस द पेरेंटल केयर हैज बिकम मोर, तो सर्वाइबिलिटी ऑफ चिक्स बिकम मोर। ओके, उसी तरह से अभी तुम्हारा मम्मी लोग दिन भर तुमको केयर करता है, तो इसलिए पेरेंटल केयर इज वेरी वेरी हाई। तो इसीलिए तो अब पेरेंटल केयर जब बढ़ा तो लोगों ने सोचा कि अंडा बाहर रिलीज करने से फिर भी रिस्क होता है, तो क्यों ना हम अंडे को अपने अंदर ही रख लें, तो कोई छू नहीं पाएगा। तो नोबडी कैन टच द एग ना। यस सर, यस सर। अभी अगर किसी को अंडे को टच करना है तो तुम्हें टच करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ सो सर। लाइक दैट। तो ता माने कौन हो? तो व्हाई विविपेरी केम, पॉइंट नंबर 1 इज टू बिकॉज ऑफ पेरेंटल केयर। ओके, पॉइंट नंबर 2, अब टाइम ऑफ डेवलपमेंट इंक्रीज्ड। तो अगर आप नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन देखोगे, जैसे नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, तो पॉरीफायरा में गिने चुने 10-12 प्रकार के सेल्स हैं। ओके, तो पॉरीफेरा में गिने चुने 10-12 प्रकार के सेल्स हैं। बट इन केस ऑफ योर ह्यूमंस देर आर मोर देन 200 to 300 टाइप्स ऑफ सेल्स। तो इसका मतलब जब इतना ज्यादा डिफरेंशिएशन हो रहा है प्लस साइज बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, तो एक केस रे कौन हबो कि तमरा जेस्टेशन पीरियड भी लंबा हो रहा है। ओके, लाइक जो बर्ड एग्स है वो 15 दिन में बच्चा हैच कर जाता है, बट तुमको निकलने में 9 महीना चाहिए। हाथी को बच्चे को निकलने के लिए 2 साल चाहिए। तो जेस्टेशन लाइफ हैज इंक्रीज्ड। तो जेस्टेशन लाइफ इंक्रीज करने से क्या होगा? साइज ऑफ एग बड़ा हो जाएगा। increases नाउ सपोज एन एलिफेंट बेबी ईट्स 1 किलो फूड पर डे। ओके, तो उसका जो है 670 किलो का अंडा होगा सपोज। तो इज इट इजी टू टेक आउट ए 670 किलो एग या 100 किलो बेबी? 100 किलो बेबी। 100 किलो बेबी। तो इसीलिए मम्मी ने बोला बेटा अब तुम ये मैंने टिफिन डेवलप विफिन कर भूल जाओ, ये पाइप लो। कौन सा पाइप? Umbilical अम्बिलिकल cord. कॉर्ड जोड़ो और खून पियो, जब रेडी हो जाओ बोलना निकाल दूंगी। समझ रहे हो? so why विविपेरी came because of so many reasons। तो सबसे पहला है आपका जेस्टेशन पीरियड बड़ा हो गया। नेक्स्ट इज साइज ऑफ एग बिकम्स टू बिग। ओके, एंड नेक्स्ट इज पेरेंटल केयर इंक्रीजेस, सेफ्टी ऑफ चाइल्ड इंक्रीजेस। इसलिए हाथी का बच्चा इतना सेफ होता है कि उसके पूरे ब्रीडिंग लाइफ में वो 6 बच्चा ही जन्म करती है। क्यों? क्योंकि एक बच्चे को भी मारने का औकात नहीं है। Yes, हाथी sir. के बच्चे को मारना है तो द्रोणो हाथी पिला हाथी सिखितले चक्रव्यूह रचना। तो जो चक्रव्यूह वाज लर्न फ्रॉम एलिफेंट्स। तो एलिफेंट्स में क्या होता है?
जो आपका जो मदर है, ओके, द यंगेस्ट मैट्रियार्कियल होता है। एलिफेंट में मैट्रियार्कियल सोसाइटी, नॉट पैट्रियार्कियल। तो हाँ इसीलिए सर, माँ हाँ, तो इसलिए छोटका एलिफेंट, राजा। हाँ, तो आ जाओ बॉय, छोटू आ जाओ, इधर आओ, आ जा, आ जाओ बॉय, आ जाओ, हाँ। ये देखो छोटा बॉय आ गया, छोटा बॉय। किंग। तेरा पैच चाहिए थी, हाँ, उसका पैचेस है आप ना, खिला ब्राउन दे रहे। पैचेस। हाँ, पिला दिन में उसका ऐश बॉय कलर हाँ का सर, था। फिर पैच ओल बॉय, पड़ी। बॉय, चलो भागो। सो एक्चुअली उसका जो यस सर। बचपन में वो ऐश कलर का पैच था, ब्लैक एंड व्हाइट वाला, बट अब ये ब्राउनिश हो गया। तो वैसे और क्या। चलिए, तो समझ में आया। तो मेन चीज क्या है, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ विविपैरी। तो जब विविपैरी हो गया तो उससे क्या हो गया, आपका पेरेंटल केयर बहुत बढ़ गया, इसीलिए अब एक ही बच्चा होता है। तो चक्रव्यूह में क्या हुआ, बच्चे बीच में होते हैं, सराउंडेड बाय यंगेस्ट फीमेल्स, यंगेस्ट पीपल, फिर यंगर, फिर यंग, फिर ओल्ड, फिर ओल्डर, एंड ओल्डेस्ट क्वीन इज द हेड। तो समझ रहे हो, हेड। इसीलिए मजाल है कोई बच्चों तक पहुंच जाए। एंड अगर हाथी को पगलाना बेटा, जंगल जंगल साफ कर देगा। एंड टू मोर गो टू नो मोर डिटेल्स व्हाट एलिफेंट्स कैन डू, प्लीज वॉच जंगल बुक, है कि नहीं, एंड द यस सर, स्टोरी ऑफ द सॉ जंगल। इट सर, यस, पूरा आग बुझा दिया। हाँ समझ में आया? नहीं, आग जला भी देगा, क्या नहीं। हाँ, जला भी चलिए, तो देगा। हाथी को अगर पगलाओगे तो जंगल जंगल साफ कर देगा। चलिए, सो समझ में आया। सो दैट इज बेसिकली द एग, एक्चुअली देयर इज नो एग इन एन एग। तो तुम बोलोगे सर फिर क्यों इंग्लिश एग बना, व्हाई द टर्म केम नाउ। अब आप बोलिए, माने देसी अंडा ज्यादा मिलता है ना विदेशी अंडा। विदेशी। विदेशी। तो व्हाट इज विदेशी अंडा, अनफर्टिलाइज्ड एग्स। ओके, सो व्हाट हैपेंस, जैसे आप पोल्ट्री देखोगे, पोल्ट्री, ये हमारा एक पोल्ट्री है जयदेव विहार में भी। तो व्हाट दे डू, दे स्क्रीन ऑल द एग्स। ओके, वो लोग स्कैनिंग करते हैं हर अंडे का। तो जो भी अंडा 100% परफेक्ट होता है, माने उसका शेल स्ट्रांग होता है, फूड कंटेंट अच्छा होता है, सब कुछ ठीक ठाक होता है, उसी को वो हैचरी में भेजते हैं। हैचरी का मतलब क्या है, वो आप हैच उसको करेगा। हैच बच्चा कराएंगे। देगा। चिक्स यस, होगा। वो चिक्स चिक्स। बनाएंगे। जो रिजेक्ट हो गया उसको वो भेज देते हैं खाने के लिए, ठीक है। बट दैट इज अ हैचरी इंस्टीट्यूट, दैट इज अ पोल्ट्री ब्रीडिंग सेंटर। तो उनको बच्चे से मतलब है, क्योंकि वो बच्चा भी बेचते हैं। ओके, तुम अगर जाओगे, यू कैन बाई चिक्स ऑल्सो, आप जा सकते हो वहां, एवरी डे यू कैन बुक चिक्स एंड ब्रिंग। मैंने भी फार्म के लिए बुक किया, बट आई हैव नॉट ब्रॉट टिल नाउ। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, माय फार्म द डॉग्स आर किलिंग देम, तो इसलिए मम्मी डैडी के लिए थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है, इसलिए फिर मैं पैसा दिया हूँ एडवांस, बट अभी तक वो चिक नहीं लाया। सो लाइक दैट, तो समटाइम्स व्हेन इट इज सेफर फॉर देम आई मे ब्रिंग। तो अब उसमें क्या होता है, ये जो चिक्स है, तो ये चिक्स जो है वो लोग कल्चर करते हैं बेचने के लिए। बट जो पोल्ट्री होता है, सपोज आप एक पोल्ट्री बनाते हो, तो उसका दो उद्देश्य हो सकता है। नाउ सपोज संदीप इज अ मीट सेलर, तो संदीप ने पोल्ट्री बनाया है मटन के लिए, तो इसलिए वो अकॉर्डिंग बर्ड सिलेक्ट करेगा। तो दे आर कॉल्ड ब्रॉयलर्स, ये सब हम एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ेंगे। तो यस सर। ब्रॉयलर किस चिड़िया को बोलते हैं, जो चिड़िया आपका मटन मतलब देगा मीट। फॉर मीट। क्यों मालूम है, वो 3 महीने में 1.5 किलो का हो जाएगा। ए लॉट ऑफ पीपल अंडरस्टैंड, वो जो आप चिकन खाते हो ना, a lot of people say यस सर। punya pap etc etc, वो foolish thing है। actually it is a type of crop, you know, they grow those birds to kill them। तो वो अभी 3 महीने के बच्चे हैं, they are so heavy they cannot stand on their feet, समझे कि नहीं, वो काफी मोटा गए हैं। तो इसीलिए why they, that breed is created, that breed is cultivated। तो why have we cultivated that breed, so that we get mutton। मटन। ओके, अगर आप देसी कुकड़ा लोगे तो 1.5 किलो मटन के लिए आपको 20-22 साल लग जाएगा,
एक मुर्गा को 1.5 किलो का बनाने के लिए, बट ये 3 महीने में बन जाता है। सपोज सृजनिका ने डिसाइड किया कि मैं अंडा, आई विल नॉट सेल मीट, मैं अंडे के लिए ब्रीड करूंगी, तो उसको लेयर बर्ड्स लाना पड़ेगा। तो दैट ब्रीड विच लेज एग्स आर कॉल्ड लेयर्स। समझ रहे हो? तो वो उनका काम सिर्फ अंडा जन्म करना है, अंडा देना है, बट वहां मेल नहीं होता है। समझ रहे हो? देयर इज नो मेल। तो जब वहां मेल है नहीं तो अंडा कहां से आया? बिकॉज अंडा इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट। व्हाट पीपल लाइक शिबानी एंड आदित्य कुमार महापात्र डू, दे आर हार्मोन बायोलॉजिस्ट्स। तो उन्होंने जो फर्टिलाइजेशन, कॉपुलेशन, ओव्यूलेशन, उस दौरान में हार्मोन्स का केमिस्ट्री को डिटेल स्टडी किया, कौन सा हार्मोन कितने लेवल में जाता है, कितना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो क्या करते हैं, वो हार्मोन्स को आर्टिफिशियली फीड में दे देते हैं। तो जब आप जब वो खाना खा रहे हैं तो दे आर एक्चुअली गेटिंग द हार्मोन्स। तो उससे होता क्या है, तो उनके बॉडी में एग लेइंग हार्मोन्स होता है कि नहीं? सपोज मैंने आपको बोला कि भाई, सपोज आई हैव टोल्ड देवांश कि अगर उंगली उठाओगे, सपोज संदीप ने उंगली उठाया, उसको उड़ा दो। ओके, सो व्हेन ही रेजेस हिज फिंगर यू शूट हिम। तो मैं बहुत देर में देखा संदीप उंगली उठा ही ना है साला, तो कैसे शूट करें? जी सर। तो फिर मैंने संदीप को पूछा, संदीप पंखा किधर है? तो संदीप ऐसे ऊपर दिखाता है, ऊपर। तो देवांश क्या करेगा? गोली मार देगा। शूट। अबे देवांश, तू क्या मार दिया उसको? वो तो हाथ उठाया नहीं था, वो तो पंखा दिखा रहा था। तो देवांश क्यों उड़ा दिया? क्योंकि वो तो हाथ उंगली उठाएगा तो उड़ा देंगे। अबे वो तो उसको पंखा पता दिखा नहीं रहा था। था ना, वो तो पंखा दिखा रहा था, वो उंगली थोड़ी उठा रहा था। पर पर उससे तो नहीं दिवांश पता को था वो ना। पता है। हाँ, माने देवांश को उंगली, तो पता नहीं। देवांश पूरा ढीला ढाला आदमी है, वो ब्रेनलेस है, उसको बस ऑर्डर बने, ऑर्डर मिला है, हाथ उठाएगा ऑर्डर तो उड़ा दो, बस उड़ा दो। उनको और कुछ सोचना ही नहीं है। ओके, गुंडा वाला। देयर आर माय स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट मेरे को बोलता है कि सर मोर मैंने बोला तू क्यों पढ़ता वढ़ता नहीं है, बाप माँ हर दिन रोते हैं। बोलते सर वो लोग पागल है। मैंने बोला क्यों? ना सर देखिए, मोर नॉलेज मोर टेंशन, लेस नॉलेज लेस टेंशन, नो नॉलेज नो टेंशन। सर अपन टेंशन फ्री रहते हैं सर, कौन इतना टेंशन लेगा? तो समझ में आया कि नहीं? तो सपोज देवांश उस जैसा है, तो क्या होगा? उसको सिर्फ ऑर्डर से मतलब है, भाई ने बोला करने का तो करने का, तो इसीलिए है, अगर संदीप पंखा दिखाए, अंडा दिखाए, सूरज दिखाए, कुछ मर्जी करे, एरोप्लेन। उसको उड़ा दिया। तो डू अंडरस्टैंड? सो दैट इज कॉल्ड सिग्नल। तो इसलिए बॉडी देखता है हार्मोन। अब वो हार्मोन तुमको खाने में मिला, इंजेक्शन से मिला, या अपने आप आया, वो बॉडी को मतलब नहीं है, बॉडी को मतलब हार्मोन से है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द पोल्ट्रीज दे डू नॉट हैव एनी मेल, सो दैट इज व्हाई दे आर ऑल देसी। तो उस अंडे में क्या होगा? ओवम ना बेबी? ओवम। तो अब आप बताओ, देसी अंडा ज्यादा मिलता है ना विदेशी? बोलो, मतलब मार्केट में देसी अंडा ज्यादा मिलता है ना विदेशी? मार्केट में विदेशी ज्यादा मिलता है। ताले, तो इसीलिए इंग्लिश वाला क्या देखेगा? जो कॉमनली अपियरिंग ना लेस कॉमनली अपियरिंग? कॉमनली अपीयरिंग। कॉमनली। तो इसलिए उसने उसको एग बोल दिया। बट एक्चुअली बायोलॉजिकल एग इज नॉट हैविंग एनी एग। यही है अंडे का फंडा। एंड दिस इज ए स्ट्रिक्टली जेजेस लेक्चर माय डियर, ये सब और कहीं आपको नहीं मिलेगा। So that is the concept. So there is no egg in an egg actually, but since most of the egg found in market is unfertilized poultry eggs, तो आपको उधर मिलेगा ना। अब आप मेरे को बोले which is the largest cell? सपोज जो आपके बुक्स में लिखा होता है ऑस्ट्रिच एग। कौन सा ऑस्ट्रिच एग? जो नेचुरली आया ना, जो पोल्ट्री में हुआ?
पोल्ट्री में जो हो। पोल्ट्री आ गया मजा। तो ये तो आपको Yes. किसी ने बोला नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रिच एग हैज नो एग। No समझ egg. रहे हो? तो एक्चुअली जो ऑस्ट्रिच का अगर हम पोल्ट्री बनाएं एंड वहां हम उनको हार्मोनली एग लेइंग के लिए इंड्यूस करें, तो क्या होगा? वहां आपको लार्जेस्ट सेल मिलेगा। देख रहे हो? तो इसीलिए हाउ ए सेल बायोलॉजिस्ट विल नो दिस। समझे कि नहीं? एक सेल बायोलॉजिस्ट को सेल से मतलब है, उसने दिखा इतना बड़ा ऑस्ट्रिच, इतना बड़ा अंडा, तो उतना बड़ा होगा। बट जूलॉजिस्ट बोलेगा कि बेटा अंडे में नहीं होता अंडा, उसमें तो होता है बेबी। तो Baby. इसीलिए पोल्ट्री ऑस्ट्रिच एग इज एक्चुअली हैविंग द लार्जेस्ट एग इफ एट ऑल। अभी तो उसका भी डेफिनेशन चेंज हो गया है ना, अभी और भी अलग लार्जर एग्स आ गए। जायंट स्क्विड। चलिए, सो नाउ विल गो अहेड। सो दैट इज द कंसेप्ट। समझ में आया? तो देख रहे हो, एक Yes, छोटा sir. सा चीज के लिए आधा क्लास खा गए हम लोग डिस्कशन में। एंड यू एक्सपेक्ट दैट आई विल आंसर सच क्वेश्चंस इन द स्कूल, सो यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच। चलिए, अभी मेरे को बच्चे बोलते सर आप कैनाल सिस्टम थोड़ा डाउट समझा दो। मैंने आई एम सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल। What type? क्योंकि Yes. कैनाल सिस्टम 2 घंटा खाएगा, अब उसके लिए तो स्कूल वाले मेरे को फांसी में टांग देंगे। चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंटरकोर्स इज ओवर, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? तो नाउ वी विल एक्चुअली गो इनटू द टॉपिक ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे Physico-chemical. फर्टिलाइजेशन ए फिजिको केमिकल क्या प्रोसेस। Process. ओके, प्रोसेस ब्रैकेट में कंटिन्यू। अभी चलेगा बहुत दिन, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली ना। तो ये आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। तो हम लोग डिस्कस कर दिए थे क्या, दैट एक्चुअली जो इंटरकोर्स के 200. 2 दिन, हाँ मैंने ओव्यूलेशन के 2 दिन पहले या 2 दिन बाद जो है बेस्ट टाइम फॉर फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, सो दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर फर्टिलाइजेशन। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि एग जो है वो आएगा अलग रास्ते एंड स्पर्म आएगा अलग रास्ते। डू यू रिमेम्बर? तो सपोज द प्रॉब्लम हियर इज दैट सपोज हम लोग देखते हैं आपका क्या, सपोज वी विल ड्रॉ अ ट्रायंगल। सपोज दिस इज द उटरस। तो ये आपका सपोज यूट्रस है, हम लोग इस तरह से बनाते हैं ये। ओके, सपोज ये यूट्रस हमने बनाया। ओके, एंड दिस इज द वेजाइनल कैनाल। ओके, so this is the vaginal canal and suppose this is the vulva. Fine, so this is the uterus. फाइन, ये यूट्रस है, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है। दिस इज द सर्विक्स, है कि नहीं? एंड दिस इज द वेजाइनल, Vagina. BC. नो नॉट वेजाइना, वेजाइनल कैनाल। Canal. ये एक्चुअली द माउथ इज कॉल्ड And वेजाइना। Yes, the Vagina. mouth is called vagina and जो outer most है, तो अगर इसको थोड़ा हम अंदर कर दें, इसको यहाँ ले आए vagina को, so the outermost structure is basically called vulva. Okay, या external genitals. So that is called vulva या external genitals. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें एक हाइमेन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है in case of virgin females या unmarried females. तो अब ये क्या है? So this is the sperm path. Okay, so this is the sperm path. Fine. तो ये क्या है? ये sperm path है. So this is sperm path. But
प्रॉब्लम क्या है उस तरफ से ज्यादा आ इसी, गया हाँ उस क्या तरफ से तो क्या सर, यदि उस तरफ आ जाएगा अंडा उस तरफ से अगर आएगा। अंडा उस तरफ से। तो बड़ी सिंपल सी बात है, तुम बाप नहीं बनोगे, तो बड़ा दुखी करते हो हाँ यार। तो इसमें पूछने वाला क्या बात है। चलो जी अब सर। इसलिए आप फोकस करो, ध्यान दो। अभी से बच्चा बनाने के पीछे पड़ गए। छी, चलो सारा पार्ट वार्ट पढ़ लो, बच्चे बन जाते हैं बाद में। आप देखिए, तो ये हमारा एग पाथ है, मैं आपको समझा रहा हूँ पाथ, तुम पीछे ही पड़ गए बच्चे के। फाइन, तो ये सॉरी आपका सर। क्या है, सो दिस इज कॉल्ड द, आप लोग सॉरी इतना क्यों बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता है। सो दिस इज कॉल्ड द एग पाथ। तो समझ रहे हो, द प्रॉब्लम इज स्पर्म ऊपर के तरफ जा रहा है एंड एग नीचे के तरफ आ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम है, दोनों ही के पास कोई आंख नहीं है। ओके, इट इज जस्ट लाइक दैट कि सपोज यू एंड योर वाइफ, यू वेर इन द सेम कॉलेज एंड स्कूल, बट यू डोंट नो ईच अदर। जैसे अभिषेक है, ही नोज हिज वुड बीज, बट सपोज जिसको पीछे वो भाग रहा है वो उससे शादी नहीं करता है, बट एक और लड़की से उसका शादी हो जाता है जो एक्चुअली उसी क्लास में थी। सपोज इन द लॉन्ग रन ही मैरीज ए गर्ल यस सर। हु वाज इन दैट क्लास, तो क्या मना कर देगा वो? अरे नो अगर उसका प्रस्ताव आया तो क्या वो मना कर देगा? कल सपोज तुम लोग का भी शादी आपस में होगा तो तुम मना थोड़ी कर दोगे। अब सपोज संदीप इज एन एमडी एंड किसी तुम में से लड़की का उसका प्रस्ताव आया तो थोड़ी माँ बाप मना कर देंगे। भाई भाई तुम सर हम ट्यूशन में पढ़ो तो अबे ट्यूशन में पढ़ने से क्या पाप कर दिया? तो उससे तो अच्छा है कि तुम लोग एक दूसरे को ज्यादा जानते थे। तो आप मानने कौन हो, देयर में बी ए चांस दैट यू मे मैरी एन एक्वेंटेंस, है कि नहीं? तो इसीलिए ना प्रॉब्लम क्या है, इधर दोनों का आंख नहीं है। तो ये तब जब क्या है ना, जब भी आप लोग कभी स्कूल में आओगे या जब भी आप कभी स्कूल के बारे में सोचोगे तो एक मुस्कुराहट से आएगा अभिषेक के मुंह में कि साला पढ़ा तो मैं उनके पीछे था, ये कितने बार मेरे को मिली है, बट कभी सोचा नहीं था कि इससे शादी हो जाएगा। पर ये सब रिकलेक्शन होगा आपका बिकॉज यू नो दैट पर्सन, है कि नहीं? सपोज आप स्कूल यस में सर। कोई मीटिंग वीटिंग में आए थे, तो अभिषेक तो वैसे ही रोमांटिक बंदा है तो बोलेगा यू नो फर्स्ट टाइम आई सॉ यू हियर एक्चुअली, बट देन आई डिड नॉट नो आई वाज गोइंग टू मैरी यू। तो जस्ट लाइक दैट, तो इधर ये स्पर्म एंड ओवम आ जा रहे हैं एंड दोनों के पास ही आंख नहीं है, दोनों ही नहीं जानते हैं कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं, बट कुछ कुछ हो जाता है। बिकॉज आप तो जानते हो फिल्मों में क्या दिखाता है कि कुछ घंटी बजता है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो कौन सी घंटी बजता है हम इस प्रोसेस में पढ़ेंगे। तो दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ अनदर प्रॉब्लम इज, जो कि तुम लोग के लेवल का बुक्स नहीं बताते हैं, इज एग। ओके, egg is also inactive. क्यों? As in it meiosis 2 is arrested at, जैसे तुम लोग जो लोग मेरे से नहीं पढ़े हो, आप लोग देखोगे कैपेसिटेशन आप सिर्फ स्पर्म का करते हो। जैसे एग तो ऑलरेडी रेडी है, बट एग बड़ा अरेस्ट है क्यों अचरे बाबा, एग में मियोसिस 2 खत्म नहीं हुआ है। तो egg is also inactive as it is in meiosis, as in it meiosis 2 is arrested at क्या, मेटाफेज मेटाफेज 2। तो इसलिए आपको उसको जगाना पड़ेगा, वो भी सो रहा है। नाउ जनरली लोग सोचते हैं, तो ये सब जानते हैं दैट स्पर्म्स आर इनएक्टिवेटेड बाय whom? बोलो। Sperms are inactivated by the decapacitating factor एक्शन। of epididymis। तो समझ रहे हो? तो एक्चुअली स्पर्म्स क्यों इनएक्टिव हैं? क्योंकि उनको एपिडिडाइमिस ने डीएक्टिवेट करके रखा है। बट लोग एग के बारे में नहीं जानते, एग भी इनएक्टिव है।
इसका मतलब स्पर्म जिस बस में था, ओके, तो वो बस में ओवम भी थी। अभिषेक जिस बस में था वो बस में वो लड़की भी थी, बट दोनों सो रहे थे, एक दूसरे को देख नहीं पाए। अंडरस्टैंड? तो ये किस स्टॉप में उतर गई, वो किस स्टॉप में उतर गया। तो समझ रहे हो? तो वो गाना सुने कि नहीं, ए अजनबी तू भी कहीं आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों पे जी रहा हूँ, तू भी कहीं जी रही होगी टुकड़ों पे। एक्चुअली टुकड़ों में। वो टुकड़ों में है, मैंने पे कर दिया है। टुकड़ों पे जीने का मतलब क्या है? बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टुकड़ों पे जीना? Living on bits. मैंने नहीं, लिविंग ऑन सम वीक एंड ऑल, है ना? तो इसलिए Yes. मैंने वो गाना बना दिया है कि मैं यहाँ टुकड़ों पे जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों पे जी रही होगी। बट एक्चुअली वो टुकड़ों में है। मीन्स सिंस वी आर लिविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, आई एम लिविंग लाइफ इन पार्ट्स एंड ऑब्वियसली यू विल ऑल्सो बी लिविंग लाइफ इन पार्ट्स समवेयर। समझ रहे हो? तो एक्चुअली ये दोनों आसपास हैं, बट दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम है। एंड एक और प्रॉब्लम है, उनके पास मोबाइल नहीं है कि आपको पता चल जाए कि आप कौन हो। तो समझ में आया? डू अंडरस्टैंड? दे डोंट हैव एनी मोबाइल फोन। तो इसलिए नहीं तो पूछ लेते ना, कोटी अच्छा अभिषेक, तभी कोटी अच्छा। तो ऐसे। और आजकल जैसे हमारे स्कूल में मोबाइल तो हो सकता है, बट वो स्कूल में यूज करना अलाउड नहीं है। तो देखो कितना बाधा है एक पति और पत्नी के बीच में। तो इसीलिए स्पर्म एंड ओवम एक दूसरे का प्रेजेंस भी नहीं जानते हैं। बल्ले बल्ले। तो इसलिए मिलन के लिए हमें हर ये दायरा तोड़ना पड़ेगा। So we have to break all these barriers if you really want to have a baby. Understood or not? चलिए, तो इसलिए ये हमारा एक छोटा सा स्टोरी है। सो अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। नाउ प्रॉब्लम क्या है, आपने इंसेमिनेशन कर दिया, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आपको याद होना चाहिए। तो जो स्टेप 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज इंसेमिनेशन। ओके, या उससे पहले भी हम लोग अगर एक वर्ड ले, वो इधर रिलेटेड नहीं है तो आई विल नॉट नंबर इट, बट उसके पहले टर्म में जो क्वेश्चंस में आता है, सो दैट इज आई विल नॉट नंबर इट। ओके, स्पर्मिएशन। इसको नोट बना देते हैं चलो, बिकॉज लोग ये समझते नहीं है नोट। तो व्हाट इज स्पर्मिएशन? तो स्पर्मिएशन का मतलब क्या है, बोलिए? इट इज डिफाइंड as the release of sperm, Sperm. okay, into the what? बोलो। Vas. Lumen of seminal vesicle. हाँ, सोचो सोचो सोचो, कौन रिलीज करता है? सर्टोली सेल्स। Sertoli तो cells. इट इज डिफाइंड एज द रिलीज, बहुत डेंजरस है, by the release of sperms by the Sertoli boy cells into the क्या? Into the intra testicular duct system. तो जो कहाँ से शुरू होता है? ट्यूब्यूली Tubuli recti. recti. ठीक है, तो वो ट्यूबुली रेक्टाई में उसको छोड़ देगा, माने इट इज लिविंग इनटू द लुमेन। तो इसको स्पर्मिएशन कहते हैं। तो रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सर्टोली सेल्स इज एक्चुअली कॉल्ड स्पर्मिएशन। बट इंसेमिनेशन का मतलब क्या है? रिलीज ऑफ स्पर्म्स इन द वेजाइना of the females. Okay, release of sperms in the vagina of females, okay, is called insemination. तो it is natural. लोग क्या बोलेंगे? बाय द स्पर्म बोल देंगे, पेनिस बोल देंगे। अरे कोई जरूरी है पेन? अरे तुम नेचुरल इंसेमिनेशन का बारे में बात कर रहे हो। तो इंसेमिनेशन में
मैं हाथ से भी कर सकता हूँ, इंजेक्शन से भी कर सकते हैं, समझ में आया कि नहीं? जैसे रिलीज ऑफ स्पर्म्स विद इन द वेजाइना या इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन. इट इज नेचुरल if penis deposits okay in the vagina, Vagina. but if the sperms are deposited by other artificial structures like syringes, okay, artificial structures like syringes, okay, it is referred to as what? Artificial insemination, ब्रैकेट AI. समझ रहे हो? मैक्स क्या हो रहा है? एकदम चुप है ना? तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोले तो ये उसका कंसेप्ट है. तो अब हमने इंसेमिनेट कर दिया, तो अब स्पर्म्स अंदर गए हैं. अब हमारा स्टेप 2 आएगा. तो जैसे ही इंसेमिनेशन हुआ तो ये वेजाइना